बेयर मार्केट स्टार्ट होने वाली है। क्यों स्टार्ट होने वाली है? क्योंकि बीटीसी ने वीकली पे डबल टॉप बना लिया है, एम पैटर्न बना लिया है। अब बेयर मार्केट आ रही है, मार्केट जा रही है 30,000 पे। आल्ट सीजन तो अभी लगा नहीं। आल्ट कॉइन्स का क्या बनेगा? क्या ईयरली स्पॉट पे चले जाएंगे या उससे भी नीचे चले जाएंगे? हर तरफ इस वक्त पैनिक ही पैनिक है। थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा गाइड करता हूँ, तसल्ली देने की कोशिश करता हूँ थ्रू फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स नहीं, टेक्निकल्स ये आपने देख लिया, एम पैटर्न पैनिक हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी नज़र से अगर देखें, एम पैटर्न की बजाय जाकर वीकली पे देखें, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ठीक है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब आपका आदान हो जाए फिर कंप्लीट करता हूँ। अच्छा जी, वापस कंटिन्यू करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखें, एम शेप आप देख रहे हैं क्योंकि आपने पैनिक होना होता है। अगर आप पॉजिटिव होकर सोचें नहीं बल्कि पॉजिटिव होकर देखें, एनालिसिस करें, तो ये हेड आपका लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है, राइट शोल्डर यहाँ से फॉर्म होता है। मार्केट जो है वो एक आधा वीक जो है, और अगर आपकी 1,02,000 वाली सपोर्ट से और 1,12 पे ऑलमोस्ट आपकी रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में एक दो कैंडल्स और बनाती है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से आपका जो है राइट शोल्डर फॉर्म हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, नेगेटिव चीज़ें ना देखा करें। न्यूज़ हमारा फ़र्ज़ है आपको बताना, एनालिसिस देना अपना, फंडामेंटली क्या चल रहा है दुनिया में वो आपको बताना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में, शॉर्टर टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो आपको बताना। उससे वीडियो में ना पूरा एनालिसिस दे दिया जाता है, बल्कि पूरे 4 साल का जो ये बिजनेस साइकिल है, इवन के आपका स्टॉक्स का, क्रिप्टो का, सारे जो आपकी बिजनेस सेक्टर है, आपकी कैपिटल मार्केट बेसिकली पूरी है, उसका आपको एनालिसिस दे दिया जाता है। समझना आपका काम है, ऑब्जर्व करना आपका काम है। आज एक और चीज़ आपको बताता हूँ, कोई इसकी बात नहीं कर रहा, इस वक्त जो है वो जापान और यूएसए, ठीक है, इनके दरमियान एक वॉर चल रही है। वॉर क्या चल रही है इस वक्त, कोई इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। जब जापानीज़ इकोनॉमी पे कोई बात ही नहीं कर रहा। जैपनीज़ इकोनॉमी पे इस वक्त जो है वो मेरी तो बहुत ज़्यादा नज़र है, मेरी भी और यूएस की भी बहुत ज़्यादा नज़र है, क्योंकि जैपनीज़ इकोनॉमी जो है वहीं से ही असल में चीज़ें ट्रिगर होंगी। ठीक है, वहाँ से चीज़ें ट्रिगर होंगी जो आगे हेल्प आउट करेंगी यूएस गवर्नमेंट को, कि वो अपनी जो 36 ट्रिलियन की जो रीफाइनेंसिंग होनी है 2025 में, इसी साल, और इस महीने में जून में ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो 9 ट्रिलियन तक, ठीक है, 9 ट्रिलियन की रीफाइनेंसिंग होनी है, क्योंकि 2.8 बिलियन का जो है वो एक और ट्रंप ने बिल पास किया है, तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन से जो है अब फिगर 9 ट्रिलियन पे पहुंच गया, जिसकी जो है वो रीफाइनेंसिंग होनी है। अब रीफाइनेंसिंग ऑब्वियसली कम से कम रेट पे करवाना चाहेगा ट्रंप, ठीक है, ताकि आने वाले सालों में 10 साल का प्लान लेके आया है वो, आने वाले सालों में उसे जो है वो किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ये होते हैं बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाके जो है ये इनकी पेमेंट्स होनी होती है, और एनुअली जो है वो इसके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ऑब्वियसली बोरिंग कॉस्ट जितनी ज़्यादा कम होगी उतना फ़ायदा है ट्रंप गवर्नमेंट को। तो वो यही चाह रहा है कि कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो इसकी रिफाइनेंसिंग हो जाए। अब ये चीज़ें कहाँ से ट्रिगर होंगी? ये चीज़ें ट्रिगर होंगी जापानीज़ की तरफ से। इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। और आपकी क्यूई हो गई या रेट कट हो गया, उसका आगाज़ भी कहाँ से होगा, उसकी तारें किधर से हिलेंगी, वो जापान की तरफ से हिलेंगी। ये आपको बताता हूँ, अभी इसी वीडियो में सारा कुछ बताता हूँ। और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, अगेन रिक्वेस्टिंग जो अपडेट लेने आए हैं एक आधे मिनट की, कि बीटीसी कहाँ जाएगा, आल्ट्स का क्या होगा, कब तक 2x कर जाएंगे, कब तक 10x कर जाएंगे, बीटीसी की बेयर मार्केट तो नहीं स्टार्ट हो, इस तरह के फजूल अगर क्वेश्चन हैं तो आप जा सकते हैं। और जो वाकई फाइनेंशियल मार्केट का एनालिसिस चाहते हैं, उसको सुन के, देख के, मेरी वीडियोस को अगर आपने अपनी ट्रेड्स प्लान करनी होती है, इन्वेस्टमेंट प्लान करनी होती है, तब तो आप रुके इस वीडियो पे, आपके काम की हो सकती है। कुछ लर्निंग भी दूंगा, सिखाऊंगा भी, स्क्रीन पे चल के भी आपको चीज़ें बताऊंगा। आप लोगों ने कहा था कि एक टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा, ग्रिप नहीं आ रही, वो भी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बात करते हैं जापानीज़ इकोनॉमी पे। जापान की इस वक्त जो है आपके 10 ईयर बॉन्ड्स जो हैं उनके, उसके बाद 30 ईयर बॉन्ड, ये यील्ड जो है इस वक्त आसमान पे पहुंची हुई है। ठीक है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जापानीज़ ने जो है, जापानीज़ गवर्नमेंट ने जो है वो अपने 10 ईयर्स और 30 ईयर बॉन्ड्स जो है वो फॉर सेल मार्केट में फेंक दिए हुए हैं। अब मज़े की बात क्या है? ख़रीदने वाला कोई नहीं है। यस, खरीदने वाला कोई नहीं है। यील्ड्स यहाँ खड़ी हैं, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। प्राइसेस कहाँ है बॉन्ड्स की? बिल्कुल नीचे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। इन्वेस्टर नहीं जा रहा। इन्वेस्टर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जापान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब बात यह है कि आप सोचेंगे कि यार इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली तो फिर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, जो बैंक ऑफ जापान है तो वो तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो एक सेट करती है, इंटरेस्ट रेट जैसे फेड सेट करती है एक इंटरेस्ट रेट, वो होता है बैंकिंग सेक्टर का। ठीक हो गया। बॉन्ड्स मार्केट में क्या होता है? वहाँ चल रहा होता है बेसिकली कूपन रेट। ठीक है, तो कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट ये कोरिलेट करते हैं आपस में, ऐसा नहीं है कि कोरिलेट नहीं करते। जब ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ठीक है, जब ये डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा, तो ये आपस में इनका कनेक्शन होता है। ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आ जाएंगी।
लेकिन कूपन रेट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड फेड्स रेट इज़ समथिंग डिफरेंट। तो लेकिन कनेक्शन होता है इसका। अब जो लोग समझते हैं वो कहेंगे कि यार अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन बढ़ रही है जापान में तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। इंटरेस्ट रेट हाइक होती है अगर तो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो फिर तो जो है वो यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यील्ड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यील्ड कैसे ज़्यादा बढ़ जाएगी? लेट्स सपोज एक बॉन्ड जो है 1000, आगे एग्जांपल भी चल के आपको बताता हूँ। एक बॉन्ड है जिसकी 10 ईयर बॉन्ड ले लें आप, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो $1000 है। ठीक है, या येन में बात कर लें कि अगर 1000 येन उसकी फेस वैल्यू है और अभी चल रहा है जनाब 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है जापान में, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं। और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होना शुरू होते हैं इन्फ्लेशन की वजह से तो वो 6% कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो 6% कर दिया जाता है। तो जब वो 6% होगा तो 1000 येन का 6% लिया जाएगा तो वो 60 येन बनेगा, राइट। और जब 60 को डिवाइड किया जाएगा 1000 के ऊपर तो यील्ड निकल आएगी बॉन्ड की। तो वो यील्ड कितनी होगी? वो 6% ही यील्ड होगी। तो इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ाएगा, अगर जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, यहाँ से कूपन रेट भी बढ़ेगा। जब कूपन रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यील्ड और ऊपर चली जाएगी। तो इन्फ्लेशन का होना तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, बॉन्ड्स में यील्ड और ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अब समझिए कहानी क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं रही जापानीज़ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रही। इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, स्टॉक क्रैश कर जाएंगे और ज़्यादा तबाही हो जाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल लो है उनके इंटरेस्ट रेट। अब आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ मैं। पिछले साल की बात है, मई जून की बात है 2024 की। आपको याद होगा कि 64,000 पे था बीटीसी। बीटीसी 64,000 पे था। जैपनीज़ ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। सुबह सुबह न्यूज़ आई थी कुछ फजर के बाद 6-7 बजे के करीब। आपको याद होगा जब आप सो के उठे थे, विद इन मिनट्स 1 घंटे के अंदर अंदर बीटीसी 64,000 से आ गया था 48,000 पे। याद है आपको? 48,000 पे आया था बीटीसी। और उस वक्त आप लोगों की चीखें निकली थी। मुझे तो याद है, आपको पता नहीं याद है यानी। ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट से उड़ा था। बिल्कुल ब्लीड हो गई थी। अब उसमें हुआ क्या था? मैं आपको क्यों कहता हूँ कि स्टॉक्स को क्रैश करवाया जाएगा अगर क्यूई लेके आनी है, और बीटीसी को थोड़ा सा वक्ती तौर पे थोड़ा सा बीटीसी इफेक्ट लेगा, क्योंकि अभी भी ये कोरिलेट होता है स्टॉक्स के साथ, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट लेगा, लेकिन बीटीसी क्विकली रिकवर कर जाएगा। स्टॉक्स का बेड़ा गर्क होगा। ये बात करता हूँ ना। अब आपको याद होगा बीटीसी रिकवर करके आ गया था, 60 प्लस चला गया था, उसके बाद 60 से 70 के दरमियान रोटेट हुआ और फिर ट्रंप आ गया था, ऑल टाइम हाई लगा और उसके बाद आज 112 पे है। लेकिन स्टॉक्स ने टाइम लगा दिया था वापस रिकवर होने में। S&P 500 पता नहीं कितने वीक्स के बाद जाके रिकवरी हुई थी उसके अंदर। बात वापस लेके आते हैं जापान की तरफ। जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो जनाब काम ख़राब हो जाता है और ज़्यादा। अब जापान यहाँ से इंटरेस्ट रेट मज़ीद लो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन ट्रिगर हो रही है। अब होगा क्या? होगा क्या? इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया, इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगी, वहाँ से स्टॉक मार्केट ब्लीड कर जाएगी, इकोनॉमी और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी, उनकी जीडीपी और ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। तो आगे आपको पता ही है वर्स्ट कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों में चली जाएगी जापानीज़ इकोनॉमी। अब इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? बॉन्ड्स यील्ड बढ़ी हुई है, बॉन्ड्स की प्राइसेस डाउन है, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तो येन जो है, येन स्ट्रांग हो रहा है। येन स्ट्रांग हो रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? यूएस कहाँ से बीच में आ गया? अभी बताता हूँ कहाँ से बीच में आया। यूएस स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश की थी पिछले साल? वो जो अभी आपको बताया, जब बीटीसी 64 से 48 पे आया था। यूएस स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश हुई थी कि जापान में इंटरेस्ट रेट ज़ीरो था। ठीक है, बिल्कुल ना होने के बराबर। तो यूएस गवर्नमेंट क्या करती है, वो जापान से जो है वो लो इंटरेस्ट रेट पे, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर इंटरेस्ट रेट, उस पे जो है वो येन बाय करती है। ठीक है, येन बाय करती है और येन से जो है फिर यूएस स्टॉक्स और यूएस बॉन्ड्स जो है वो बाय करती है। ठीक है, बॉन्ड्स पे हाई यील्ड मिलती है उन्हें, और स्टॉक्स पे जो है वो ऑब्वियसली डिविडेंड वाले स्टॉक्स भी होते हैं। फिर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिसमें अच्छा रिटर्न्स मिल जाते हैं, तो वहाँ से रिटर्न अर्न करती है और वापस उसको पे बैक करती है येन में। ठीक है, यही क्या इसको बोलते हैं बेसिकली कैरी ट्रेड। तो यही काम अब हो रहा है। यहाँ से येन स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अब जो यूएस गवर्नमेंट ने लो इंटरेस्ट रेट पे येन लिया हुआ है और उसके थ्रू जो है वो यूएस डॉलर में कन्वर्जन करके और वहाँ से यूएस स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, यूएस बॉन्ड्स बाय किए हुए हैं 10 ईयर 30 ईयर हाई यील्ड लेने के चक्कर में। अब उसमें काम ये हो रहा है कि उन्होंने तो बेसिकली यहाँ से अर्निंग करके वापस येन में वापस करना था, पे बैक करना था। येन हो रहा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेट्स सपोज पहले येन था इधर, डॉलर था इधर, ये जो बीच का एक गैप था ना, इससे भी अर्न करते थे और इसको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके ये जब ऊपर जाते थे, यहाँ से रिटर्न लेते थे, यूएस डॉलर की वैल्यू यहाँ आ गई। अब ये इतना गैप कवर करता था, यूएस मार्केट यहाँ से कमाती थी और येन में पे बैक करती थी। अब क्या सीन है? डॉलर इधर खड़ा हुआ है, येन स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, येन का और डॉलर का जो डिफरेंस है ना, गैप है, वो कम हो रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें यूएस को जो है वो नुकसान है। अब दूसरा ये है कि यूएस मार्केट क्या चाहती है, यूएस गवर्नमेंट क्या चाहती है बेसिकली? यूएस गवर्नमेंट ये चाहती है कि ख़ासतौर पे ट्रंप कैबिनेट, ट्रंप ये चाहता है कि जापानीज़ एक काम कर लें। ठीक है,
वो काम क्या करें, बल्कि मशवरा भी दिया होगा उन्होंने कि जो यूएस की सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स होल्ड करता है ना, वो कौन करता है, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, वो होल्ड करता है जापान, ठीक है। तो वो ये चाहेंगे कि जापान जितने भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स हैं यूएस के जो वो होल्ड कर रहा है, उनको सेल करे, उनको सेल करे, ठीक है, ओपन मार्केट में। अब जापान ये करता है, जापान के पास पैसा आ जाना है, क्योंकि जापान कर नहीं सकता, ठीक है, रेट कट यहाँ पे कर नहीं सकता, मजीद इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, ठीक है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं वो, इसीलिए उनकी बॉन्ड यील्ड ऊपर गई हुई है। तो क्या करेगा जापान, वो ये चाहता है, ट्रम्प बेसिकली ये चाहेगा और यूएस गवर्नमेंट ये चाहेगी कि जापान सारे के सारे जितने बॉन्ड्स हैं ओपन मार्केट में फेंके। वो फेंकता है, उनके पास पैसा आता है, उस पैसे से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करें, वो पैसा फ्लो करे इकोनॉमी में, अपनी इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, अपनी जीडीपी को दोबारा ग्रो करें, अपनी इकोनॉमी को जो है वो स्टेबलाइज करें। अब दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग की गेम है, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें। अगर जापान ने ये काम कर दिया, बॉन्ड्स मार्केट में बॉन्ड्स फेंक दिया, ठीक है, बॉन्ड हो जाना है वाफर, ठीक है, जब बॉन्ड वाफर हो जाएगा बॉन्ड्स की प्राइस आ जाएंगी लो, जब लो आ जाएंगी बॉन्ड्स पे यील्ड और हाई हो जाएगी, जब बॉन्ड पे यील्ड हाई हो जाएगी, आपका स्टॉकर जितना यूएस मार्केट में जो है वो स्टॉकर बैठा हुआ है, वो सारा का सारा किधर भागेगा, बॉन्ड्स में। क्यों, क्योंकि यील्ड मिल रही है हाई, वो सारे यहाँ भागेंगे, अच्छा प्राइस भी लो है, वो जैसे ही इधर भागेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट यहाँ से क्रैश, स्टॉक मार्केट सारी की सारी क्रैश। ये बेसिकली ट्रम्प चाहता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करे, स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, जीडीपी आपकी लो, यूएस इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन। एक तो ये तरीका है जिससे, अब सुनिएगा हमारे लिए इसमें क्या है, ठीक है, हमारे लिए काम की क्या चीज़ है, जब जीडीपी लो हो गई, यूएस स्टॉक मार्केट गिर गई, इकोनॉमी स्लो हो गई, सारे के सारे मूव कर गए यहाँ पे बॉन्ड में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अब क्या होगा, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे रेट कट्स, क्वांटिटेटिव ईजिंग होगी, एक तो ये वजह बन सकती है, ठीक है, या तो जापान ये काम करे, ठीक है, जापान की तरफ से ये काम हो जाए और होगा, वो वो बॉन्ड सेल करें ओपन मार्केट में, वहाँ से जनाब बॉन्ड्स की प्राइस डाउन, बॉन्ड्स की यील्ड अप, यूएस का जितना स्टॉकर्स है वो घुसे बॉन्ड में, इस तरीके से वो क्यूई करवाए, इस तरीके से ट्रम्प रेट कट करवाए। जब रेट कट होगा ऑब्वियसली कूपन रेट भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ जाएगी, समझ रहे हैं बात को। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया तो रीफाइनेंसिंग जो होनी है, बोरोइंग कॉस्ट लो हो जाएगी, ट्रम्प का यहाँ पे काम हो गया। जब कूपन रेट नीचे आ गया तो ऑब्वियसली यील्ड भी नीचे आ गई, जब यील्ड नीचे आएगी फिर स्टॉकर क्यों बॉन्ड्स में रुकेंगे, स्टॉकर्स वापस स्टॉक में जाएंगे, ठीक है, वापस स्टॉक में जाएंगे, स्टॉक उठेंगे, जीडीपी उठेगी, फेड्स का भी वहाँ पे काम हो गया। तो असल कहानी किधर है, असल कहानी है जो फेडरल फंड रेट्स है, ठीक है, बेसिकली उसको नीचे करवाना है। अब दो तरीके हैं रेट कट करवाने के लिए फेड से, एक तो ये कि यूएस गवर्नमेंट खुद से अपने ही बॉन्ड्स बाय करे, ठीक है, खुद से ही अपने बॉन्ड्स बाय करके यील्ड नीचे लेके आए। अब उसके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा, अब वो ढेर सारा पैसा किधर से आएगा, वो आएगा क्यूई के प्रोसेस के थ्रू, तो क्यूई तो फिर भी होनी है, दिस इज द गुड न्यूज़ इस सारी डिस्कशन में हमारे लिए, तो क्यूई तब भी होनी है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अपने पैसे से ना बाय करें, ठीक है, स्टॉकर्स यील्ड जैसे ऊपर जा रही है, अब यहाँ से जापान भी ये काम कर देता है, बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा वाफिर हो गए, यील्ड्स जो है ऊपर चली गई, उसके बॉन्ड्स की प्राइस नीचे आ गई, स्टॉकर्स अट्रैक्ट हुआ, स्टॉकर अट्रैक्ट होगा, तो अब देखें क्यूई तो अभी नहीं कर सकते ना, खुद ब खुद तो नहीं कर सकती क्यूई, वजह बननी है, तो जापान की इसलिए कह रहा हूँ, जापान की वजह बनेगी सेलिंग की, स्टॉकर्स अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड यील्ड ऊपर गई हुई है, स्टॉकर्स अट्रैक्ट होंगे, प्राइस नीचे है, स्टॉकर अट्रैक्ट होंगे, जब इन हो गए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली फेड के ऊपर प्रेशर बनेगा रेट कट का, क्यूई का, क्यों, क्योंकि वहाँ से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, जीडीपी लो हो गई है। समझ आ गई सारी गेम, इससे आसान अल्फाज में नहीं समझा सकता यार, बार बार एक चीज़, क्यूई खुद से करके खुद से तो बाय नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहाँ जापान बीच में हेल्प आउट करेगा ना, जापान हेल्प आउट करेगा, यूएस जितने भी बॉन्ड्स हैं जापान वहाँ से ओपन मार्केट में फेंकता है, ठीक है, यील्ड और ज़्यादा हाई होगी, प्राइस और ज़्यादा डाउन होगी, यूएस के जितने स्टॉकर्स हैं फिर घुसेंगे बॉन्ड में, जब स्टॉकर घुसते हैं तो स्टॉक मार्केट क्रैश, जब स्टॉक मार्केट क्रैश तो पूरी की पूरी इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी, फेड को रेट कट करना पड़ेगा, क्यूई करनी पड़ेगी, ठीक है, जब रेट कट हो गया कूपन रेट भी ड्रॉप, कूपन रेट ड्रॉप, फिर स्टॉकर क्या करेगा, स्टॉकर फिर खुद व खुद निकलेगा, रेट कट का यही इफेक्ट होगा कि बॉन्ड्स में से खुद व खुद निकल के जाएंगे वापस स्टॉक मार्केट में। उसके बाद जो बैंक्स में बैठा हुआ है, जो डिपॉजिटर बैठा हुआ है, ट्रिलियन डॉलर लेके बैठ के जो है हराम खा रहा है, सूद खा रहा है, उसका बैंक में अब क्या काम, वो भी निकलेगा, वो भी स्टॉक्स में, क्रिप्टोज में, इन चीज़ों में घुसेगा, ठीक है, ये सारा का सारा काम होना है। अच्छा अब इसमें होगा क्या, क्यूई हो गई, क्यूई हो गई कर दी, हम लोगों ने भी जाके बैंकों से पैसा ले लिया, इंटरेस्ट रेट कम हो गया था, आने वाले 1.5-2 साल में इसका क्या इफेक्ट होगा, महंगाई बढ़ गई, जब मार्केट में पैसा फ्लो हो गया, स्टॉक्स में हर चीज़ों में परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी लोगों की, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी क्या होगा, इन्फ्लेशन, कैसे, स्काई रॉकेट, उसके बाद क्या होगा, रेट हाइक करने पड़ेंगे, रेट हाइक करते हैं तो क्या होगा,
स्टॉकर्स सारा का सारा निकल आएगा, ठीक है, रिस्की एसेट्स हो जाते हैं ना, निकल आएगा। अब कहाँ जाएगा? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्रिप्टो स्पेशली बीटीसी इज गोइंग टू बी नो मोर आ रिस्की एसेट, इट विल बी द सेफ हेवन। स्टॉकर्स निकलेगा क्रिप्टो में, गोल्ड में, ऑयल में। क्यों? क्योंकि रेट हाइक होने हैं, इन्फ्लेशन ट्रिगर कर जाएगी। जब भी क्यूई हुई है, ठीक है, जब भी क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है, मार्केट में वो पैसा फ्लो हुआ है, 7-8% तक इन्फ्लेशन राइज हुई है। किसी भी इकोनॉमी को उठा के देख लें आप, जहाँ जहाँ क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है उसके बाद इन्फ्लेशन 7-8% तक बढ़ी है। ये काम होते हैं। पाकिस्तान में तो 32-33% पे चली गई थी, ठीक है, तो यहाँ तो संभालने वाले भी नहीं हैं। जब 2020 की आखिरी जो क्यूई हुई थी आपकी QE4, उसके बाद आपको पता है 9.5% तक इंटरेस्ट रेट चला गया था। ये वजह ये नहीं थी कि कोविड की वजह से गया था, वो QE की वजह से गया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक्स इतने बुरे क्रैश करेंगे, इतने बुरे क्रैश करेंगे। पहले भी QE से पहले भी, वो तो वजह बता दी ना, पहले होंगे तभी QE होगी, और उसके बाद भी आपका रिसेशन में जो 2026, 27, 28 से चलेगा सारा का सारा बहुत वर्स्ट पीरियड चलेगा। इसमें आपका गोल्ड, मार्क माय वर्ड्स, गोल्ड आपका पाकिस्तानी अगर हिसाब से बात करें तो 6-7 लाख रुपए पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड अगर कर सकते हैं स्टॉक तो करें, ठीक है, नहीं कर सकते तो सिल्वर ले लें, ठीक है। सिल्वर भी नहीं कर सकते तो ऑयल्स के डिजिटल शेयर्स ले लें, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। वो भी नहीं, अब वो कहाँ से मिलेंगे आपको, किस तरीके से कैसे बाय करना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल कर लिया करो, चैट जीपीटी कर लिया करो, थोड़ा सा खुद भी हाथ पाँव चला लिया करो। उसके बाद ये सब नहीं ले सकते तो बीटीसी होल्ड कर लो, बीटीसी भी नहीं कर सकते तो इथेरियम को होल्ड कर लो। एथीरियम, MKR, आवे, लो कैप मिड कैप जो है कर लो होल्ड, ठीक है, होल्ड कर लो। मैंने आपको बताया मेरे चैनल में बेसिकली सारी की सारी अपडेट आती है, लिंक लगा हुआ है बायो में। 2021 के नवंबर में लगा था बीटीसी का टॉप, 2022 के नवंबर में लगा था बीटीसी का बॉटम, राइट। 2022 के नवंबर में लगा था बीटीसी का बॉटम, 2022 के नवंबर में बॉटम लगा बीटीसी का। आल्ट्स के बॉटम कब लग रहे हैं? अब आगे 2025 में, ठीक है। यानी कि 2.5 साल लगे हैं डोमिनेंस को आहिस्ता 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 ऊपर आने में, ठीक है, और आल्ट्स को आहिस्ता 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 नीचे आने में। तो किस चीज़ का पैनिक है, किस चीज़ का पैनिक है आप लोगों में? सब्र करके बैठें। कहते हैं ना साइकिल पूरा हो गया, कैसे पूरा हो गया साइकिल? 2022 के एंड पे बॉटम लगा था आपका, अभी आप कहाँ चल रहे हैं? 23, 24, 25 का भी मिड चल रहा है, ठीक है। 25 आधा पड़ा है, उसके बाद 26 आपका आधा, 26 पूरा पड़ा हुआ है, बल्कि 1.5 साल पड़ा हुआ है आपके पास। 1.5 साल में डोमिनेंस स्लो 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 करके ये 38-40% पे जाएगी। आप कहते हैं एक दिन के अंदर डोमिनेंस नीचे आ जाए पैराबोलिकली, ऐसा नहीं होगा। आपको तड़पा के तरसा के मार्केट से आउट करके तब कहीं जाके डोमिनेंस आएगी नीचे। अभी क्या हुआ? 65% से कहाँ आई? 63% पे 2% गिरी आपके आल्ट्स 2x करके, आपके आल्ट्स अपनी वीकली सपोर्ट से 2x करके। उसके बाद स्लो स्लो गिरी 3 दिन में, 3 ब्लैक रोज बने थे, 3 दिन में गिरी कितनी? सिर्फ 2% बीटीसी डोमिनेंस, और आपके आल्ट्स 2x कर गए थे, ठीक है। कुछ आल्ट्स आपके इसमें 3x भी कर गए थे, कुछ लो कैप्स थे। अब इसमें क्या हुआ? 3 दिन में नीचे आए 2%, और पिछले 15 दिन से 1% भी प्रॉपर ऊपर नहीं गई है, और आपको पैनिक शुरू हो गया, क्रैश हो गई मार्केट, बढ़ गए आल्ट्स, ये हो गया वो हो गया। तो जब इसने आना है 38% तक या 40% तक, आपको क्या लगता है 1 गो में आ जाएगी? नहीं भाई, बीच में तरसा तरसा के आपको आएगी। आपको लगेगा बात, आप भागेंगे डोमिनेंस और नीचे, आप फिर घुसेंगे डोमिनेंस थोड़ी सी ऊपर, आप फिर भागेंगे डोमिनेंस और नीचे, ये काम चल रहा होगा। इसीलिए हम लोग इन्वेस्टर मोड में हैं, ठीक है, इन्वेस्टर मोड में है, स्कैल्पर मोड में नहीं है। कुछ लोगों के साथ पर्सनली प्राइवेटली हो जाती है स्कैल्प, अदरवाइज पब्लिकली पूरे चैनल को जो लेके चल रहा हूँ एक साथ इन्वेस्टर मोड में, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इस मार्केट का हिस्सा हूँ, अब से नहीं बहुत सालों से मुझे पता है डोमिनेंस किस तरीके से नीचे आएगी और डोमिनेंस किस तरीके से ऊपर आई है। 2.5 साल लगे हैं आल्ट्स को अपना बॉटम पकड़ने में, पीक पकड़ने के लिए अभी साइकिल में से पीछे 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है। जिन जिन से उधार लेके आए हो, अल्लाह का वास्ता है, उनको कहो भाई सब्र कर, थोड़ा सा उनको रिटर्न ज़्यादा का लालच दे दो, अभी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। ऐसे नहीं होंगे 10x, ऐसे नहीं एथीरियम आपका 10,000 पे जाने लगा। MKR 10-12 हज़ार बोलते हैं, आवे को 800 पे बोलते हैं, सोल को 600 पे बोलते हैं, TRU को $1 पे बोलते हैं, PHB को $6-7 पे बोलते हैं हम लोग, INJ को 100 पे बोलते हैं हम लोग, ETHFI को $10-12 पे बोलते हैं। कैसे जाएगा वो? ऑब्वियसली इसी तरह ही होगा, स्लो 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 डोमिनेंस नीचे आएगी, एक दिन में नहीं आएगी। ट्रेडर बने, गैम्बलर्स नहीं बने, होल्ड करके बैठें। अभी क्या हुआ? आज मार्केट में एक चार्ट सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है जनाब, वो 2000 जो हुआ था आपका
21 में के 20 में, जब वो कोविड, बल्कि 20 वाला चार्ट है ये, कोविड जब आया था तो वो डबल बॉटम बना था आपका, ठीक है। तो एक पहला जो था, पहला टॉप लगा था 64 से कोविड हुआ, ठीक है, उसमें आया था आई थिंक 32 तक। उसके बाद दोबारा ऑल टाइम हाई लगा 69 पे, और फिर ये दोबारा 2021 नवंबर से 2022 नवंबर तक, एक साल में ये पूरी लाइन बनी थी, जब 15,800 आपका बॉटम लगा था। अब यही पैटर्न आप बना रहे हैं, ठीक है, कि जो पिछला 1/9 लगा था एक महीना पहले, वो उसके 1/9 के बाद जनाब ये मार्केट फिर नीचे आई है, ठीक है, तकरीबन कहाँ तक आपकी 74 तक, 74,500, और उसके बाद मार्केट चली गई अब 1/12 पे, और ये जनाब डाइवर्जेंस बन रही है, वहाँ से RSI में डाइवर्जेंस बन रही है। अब तो ये आपका आएगा 30 तक। कैसे 30 तक आएगा? माइनर्स किधर जाएंगे आपके? जो आपका माइनर ग्रुप है वो किधर जाएगा? बड़े से बड़ा इस वक्त जो माइनर ग्रुप बैठा हुआ है ना, सबसे बड़ा, वो ऑलमोस्ट उसकी ब्रेक इवन कॉस्ट आ रही है 48,000, ठीक है। यही होता है कि विक लगती है हल्की फुल्की, और फौरन विद इन 24 आवर्स उसको वापस उस ब्रेक इवन कॉस्ट से ऊपर आना पड़ता है। यही चीज़ें मैं बोलता था, 16,000 पे सबसे बड़ा माइनर ग्रुप बैठा हुआ, ये वही माइनर ग्रुप है जो 16 पे बैठा हुआ था। विक कहाँ लगी थी? 15,800 की, सिर्फ $200 की विक लगी थी। वापस BTC 16 से ऊपर आ गया था, उसके बाद दोबारा कभी 16 टच नहीं किया, 20 से ऊपर जाके खड़ा हो गया था। दिस इज द पावर ऑफ माइनर्स। माइनर बंद कर जाएंगे, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को कौन संभालेगा? नेटवर्क सिक्योरिटी कौन संभालेगा जब माइनर्स नहीं होंगे? ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं पर सेकंड, नैनो सेकंड में BTC की बाइंग सेलिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? ब्लॉकचेन बंद हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, डेड हो जाएगा BTC। तो माइनर्स को एक्टिव रखने के लिए वो मेंटेन करनी पड़ती है कॉस्ट। आप लोग 30,000 पे उस चार्ट के हिसाब से पहुंचा रहे हैं, 30,000 कैसे जाएगी? ये तो माइनर ग्रुप सबसे बड़ा बताया जो 48 पे है। चैट GPT कर लें आप, $70,000 तक लोगों के माइनर माइनिंग फॉर्म्स के जो है वो ब्रेक इवन आ रहे हैं। उन सब को बंद करवाते हुए, स्विच ऑफ करवा के भी 48 तक आके आखिरी एक फॉर्म बचेगा, वो भी बंद कर गया तो डेड, ब्लॉकचेन बंद, ये काम होगा। अभी क्यों नहीं 74 से नीचे आया? क्यों नहीं 74 से नीचे आया? हम भी कहते थे, मैं मानता हूँ, मैं भी कहता था 65 पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं। वो लिक्विडेशन पता है किसकी थी? वो लिक्विडेशंस भी माइनर्स की थी। उनको पता था दिस इज आवर ब्रेक इवन कॉस्ट 70,000, इससे नीचे आया तो मार्केट मेकर्स को भी पता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को भी पता है। वो ये चीज़ें हमसे ज़्यादा देखते हैं कि भाई 70 से नीचे गए तो ये माइनर ग्रुप बंद हो जाएंगे, माइनर ग्रुप बंद हो जाएंगे तो इसको दोबारा 70 पे लाना भी अजाब बन जाएगा, क्योंकि माइनिंग बंद हो गई है। ट्रांजैक्शंस कौन रिकॉर्ड करेगा? इसलिए ये 70 से नीचे नहीं गया। लिक्विडेशन पड़ी हुई थी 75 पे, उस वक्त सेंटीमेंट्स चेंज हुए सारे के सारे, हर बंदा बेरिश था, ठीक है, सेंटीमेंट सारे बेरिश में कन्वर्ट हुए, मार्केट मेकर्स ने उठा के एक 12 लगवा दिया। तो समझा करें, ऐसे नहीं ये 30 पे जाने लगा, नहीं जाएगा 30 पे। वो तो आगे चार्ट्स पे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ टेक्निकल्स के हिसाब से सपोर्ट है, किधर किधर जा सकता है। 1-2 वाली सपोर्ट पड़ी अभी, तो पहले उसको नहीं टेस्ट कर रहा, उसके बाद फिर आपकी 96 पे सपोर्ट है। वर्स्ट से वर्स्ट केस भी हुआ तो आपका वो जो 92 वाला CME है वो फील हो जाएगा, और वो फील होता है तो डोमिनेंस को साथ लेके जाएगा। अगर 92 तक भी यहाँ से मार्केट चली गई तो इट मीन्स के डोमिनेंस आपकी 70% पे चली जाएगी, आल्स आपकी ईयरली से भी नीचे चले जाएंगे। आप तो 30,000 की बात कर रहे हैं, 30,000 पे BTC गया और मैनिपुलेशन होना शुरू हुई तो आपकी BTC डॉम तो 90% क्रॉस कर जाएगी, आल्स आपकी जीरो। एथीरियम आपका $150 पे आके खड़ा हो जाएगा। और जिसने जो ट्रंप ने बाय किया हुआ है 3400-3500 पे, ब्लैक रॉक ने 3-3 हज़ार से ऊपर बाय किया हुआ है, उनका क्या बनेगा? वो भी आल्ट्स होल्डर हैं। तो समझा करें। बाकी ये बॉन्ड्स वाला टॉपिक, ये वीडियो चलने दें, अब लंबी हो रही है तो होने दें। ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि प्राइस नीचे कैसे आती है, यील्ड ऊपर कैसे आती है, इंटरेस्ट रेट का, कूपन रेट का क्या आपस में कनेक्शन है, किस तरह उसके लिए चलना पड़ेगा थोड़ा सा स्क्रीन पे। कोशिश करता हूँ विद इन 5-7 मिनट जो है ये थोड़ा सा इक्वेशंस के थ्रू आपको मैं समझा दूँ, ठीक है, साथ रहें जी। वेलकम बैक टू द कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत टाइम बाद। और आज चलते हैं वापस, तो पता नहीं 2 महीने पहले जो है ये किया हुआ होगा, किधर है, टोटल 3 पे फिर रहे हैं। BTC पे आ जाएँ तो BTC के डेली चार्ट पे आ जाएं, क्या खुला हुआ है, किधर थे हम, कुछ नहीं पता। अच्छा जनाब, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, ये कोई प्रीवियस एनालिसिस किया होगा हमने और ये पैटर्न बनाया होगा। अच्छा वैसे ये है कि हमारी जो है वो प्राइस एक्शन पैटर्न वर्क करते हैं, ये बना के गए थे, पता नहीं कब बनाया होगा, ये तो याद भी नहीं है कि इस तरीके से मार्केट मूव करेगी, हेड बनाएगी। और ये भी कुछ आई थिंक लगे हुए हैं, कोई डबल बॉटम्स इस तरह से बने हुए। खैर एनीवेज, हम वापस चलते हैं, किधर थोड़ा सा जो है वो आपको बताते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कनेक्शन क्या है बॉन्ड यील्ड्स, तो आपको बता दी ना क्या है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है यार इस पर, ठीक है। अच्छा, अब ये स्मॉल लेटर में लिखा रहने दे, ठीक है। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ठीक है, बेसिकली ये होता है आपका रिटर्न टू इन्वेस्टर्स,
रिटर्न टू इन्वेस्टर्स ऑन होल्डिंग, क्या होल्डिंग, बॉन्ड्स, ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है बॉन्ड यील्ड, होती है आपकी रिटर्न इन्वेस्टर्स को बॉन्ड होल्ड करने के लिए। एक सेकंड, अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। ये अपने जहन में रख लें, ये कुछ कनेक्शंस बना रहे हैं हम, ठीक है। ये अब आपने अपने जहन में रख लेना है और इसको सेव करके रख लेना है। यहाँ बॉन्ड यील्ड को जो है ना मैं BY कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी लिखा जाए। आपकी बॉन्ड यील्ड जब भी हाई होगी, ठीक है, तो बॉन्ड की आपकी जो प्राइस होगी, ठीक है, वो आपकी लो होगी, ठीक है। ये कनेक्शन आपको समझ आ गया। उसके बाद जब भी आपकी जो है वो बॉन्ड यील्ड आपकी लो होगी, जब भी रिटर्न आपको लो मिलेगा, उस वक्त बॉन्ड की आपकी जो प्राइस है, ठीक है, बॉन्ड प्राइस आपकी वो हाई चल रही होगी, राइट। अब इसकी वजह क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं इसके अंदर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसके ऊपर यूँ समझ लें कि इफ़ेक्ट करते हैं इसको, बॉन्ड की प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है उसके अंदर, यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं, एक सेकंड ना, फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड्स प्राइस एंड यील्ड, जो भी वो फैक्टर होते हैं, कौन से होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट ये एक फैक्टर होगा, ठीक है, जो इफ़ेक्ट करेगा बॉन्ड की प्राइस को, राइट। अब आपने यहाँ पे समझना है एक चीज़ को, ठीक है, एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं आपको, उसको आपने समझना है। लेट्स से जी यहाँ पे जो है ना बेसिकली, चले समझ लें, एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ आपको। एक बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी जो है वो मैच्योरिटी जो है वो है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड है, ये इसकी मैच्योरिटी है। 10 ईयर बॉन्ड्स का मतलब ये है कि 10 साल आपको वो बॉन्ड होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको हर साल रिटर्न मिलेगा, हर साल यील्ड मिलेगी, ठीक है। जैसे ही 10 साल आपका मैच्योरिटी पीरियड एंड हुआ, ठीक है, वो बॉन्ड आपका मैच्योर हो गया, जितने पैसों का लिया हुआ था वो जो उसकी फेस वैल्यू थी वो आप वापस जाके ले लेंगे, वापस उतनी प्राइस पे वो बॉन्ड अपना दे देंगे। इस बीच आपने क्या कमाया, 10 साल में आपने उस पर रिटर्न कमाया, ठीक है। इसी तरह 30 ईयर बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 10 ईयर बॉन्ड्स 30 ईयर बॉन्ड्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक 10 ईयर बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी जनाब कह लो कि उसकी फेस वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, बेसिकली ये प्राइस ही होगी आपकी, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है $1000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आ जाता है, ये इंटरेस्ट रेट की जो बात हो रही है ना, ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है, ये वो फेड्स वाला है, ठीक है, ये फेड्स वाले इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है कि वो कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड मार्केट को, फेड वाला इंटरेस्ट रेट, उसकी बात हो रही है। अब ये 10 ईयर बॉन्ड हो गए, फेस वैल्यू उसकी 1000 होगी, उसके ऊपर आपको बॉन्ड्स का जो बेसिकली बॉन्ड्स का जो रेट होता है ना, ठीक है, बॉन्ड्स का रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम लोग कूपन रेट, ठीक है। और जो बैंक्स का होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का जो फेड्स का होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूपन रेट, ठीक है। इस 10 ईयर बॉन्ड पे जब आपने ख़रीदा, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो थी $1000, उस वक्त उसका जो कूपन रेट था, यानी यूँ समझ लें कि उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था बॉन्ड के ऊपर, वो मिल रहा था 5% का, ठीक है। बॉन्ड्स के ऊपर 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अब 1000 का आप 5% लें तो वो होगा, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये कूपन रेट हो गया। अब एनुअल रिटर्न क्या मिल रहा है इस पर, वो ले लें, ठीक है, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न जो है इक्वल टू का साइन डाल लें, एनुअल रिटर्न हो गया आपका 50, ठीक है, $50 हो गया। कैसे आया, 5% ले लें 1000 का, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, 5% इंटू 1000, ठीक है, ये आ गया आपका $50 का रिटर्न। अब क्या फैक्टर, किस फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, फेड्स के इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि फेड का इंटरेस्ट रेट जो है लेट्स सपोज वो चला गया अप, वो वाला सिनेरियो देख रहे हैं हम, ठीक है, फेड का इंटरेस्ट रेट हो गया अप, तो क्या होगा मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में क्या होगा, बेसिकली समझिएगा यहाँ पे चीज़ों को। अब इसमें दो सिनेरियोज होंगे, एक तो वो बॉन्ड है जो आपने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, आपने होल्ड किया हुआ है, उसकी फेस वैल्यू क्या है 1000, राइट, कूपन रेट उस पर क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 5% का। अब ये हर साल न्यू बॉन्ड्स आ रहे होते हैं मार्केट में, हर साल न्यू आ रहे होते हैं, ठीक है, उस वक्त किस बॉन्ड के ऊपर क्या कूपन रेट लगा हुआ है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और किस बॉन्ड की जो है वो फेस वैल्यू क्या है वो भी चेंज होती रहती है। फेस वैल्यू बेसिकली है आपकी प्राइस। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके बॉन्ड की, ठीक है,
ये क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट अप है तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट अप हुआ मार्केट में, फेड्स रेट इंटरेस्ट हुआ, उसका आपके बॉन्ड पे क्या इफेक्ट होगा, यार लिख क्यों नहीं रहा ये, हाँ यहाँ आ जाए, ठीक है, यूआर बॉन्ड जो आपने होल्ड किया हुआ है उसका क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे उसका जो कूपन रेट था, ठीक है, कूपन रेट क्या चल रहा था उस पर 5%, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं उसकी यील्ड क्या थी, यहाँ पे थोड़ा सा वापस लेके चलते हैं, आपके बॉन्ड पे यील्ड क्या थी, ये हो गया एनुअल रिटर्न, ठीक है, यहाँ पे एनुअल यील्ड भी निकाल लेते हैं, ठीक है, एनुअल यील्ड क्या होगी उसकी 50 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 5%, ठीक है। तो ये 5% क्या हो गया, ये आपके बॉन्ड के ऊपर यील्ड मिल रही थी, यानी $50 जो है ये आपको यील्ड मिल रही थी। अब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया, आपका बॉन्ड जो है उसका कूपन रेट क्या है 5%, ठीक है, और उसके ऊपर जनाब आपको यील्ड क्या मिल रही है, यील्ड भी आपको मिल रही है 5%, ठीक है। उसके बाद उसकी थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यील्ड होगी 5%। उसके बाद प्राइस क्या थी उसकी, यानी फेस वैल्यू जो थी उसकी वो थी 1000, राइट। ये इंटरेस्ट रेट अप होने की सूरत में सिनेरियो समझ रहे हैं कि आपका बॉन्ड जिसका कूपन रेट 5% है, यील्ड भी 5% है, प्राइस उसकी 1000 है, ठीक है। एनुअली रिटर्न कितना मिल रहा है वो आपको बता दिया ऊपर, $50 मिल रहा है। अब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उससे क्या हुआ, जो न्यू बॉन्ड आए, समझिएगा यहाँ पे द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, न्यू बॉन्ड, जो नया बॉन्ड मार्केट में आया उस पर क्या हुआ, उस पर जनाब कूपन रेट कितना है 7%, ठीक है, कूपन रेट कितना है 7%, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अप हो गया। मैंने कहा ना कि कूपन रेट इज समथिंग डिफरेंट, इंटरेस्ट रेट समथिंग डिफरेंट, इंटरेस्ट रेट बिलोंग्स टू फेड, राइट, कूपन रेट बिलोंग्स टू बॉन्ड्स मार्केट, राइट। जब इंटरेस्ट रेट अप होगा तो कूपन रेट भी जो है वो आपका अप होगा, न्यू बॉन्ड्स जो आपके आएंगे प्रिंट होकर मार्केट में। अब जब कूपन रेट 7% है, ठीक है, फेस वैल्यू वही लगा लो आप, प्राइस 1000, ठीक है, ये लगा लो। अब पीछे कैलकुलेशन करके आए ना, 7% क्या है कूपन रेट, राइट। 7% को जब आप उसकी वो निकालोगे, पेमेंट निकालोगे, एनुअल पेमेंट कितनी बनेगी, 7% ले लो 1000 का, कितना आ गया 70। इसी तरह जब 70 को यहाँ 50 को डिवाइड किया ना 1000 पे यील्ड निकालने के लिए, 70 को जब डिवाइड करोगे 1000 के ऊपर, तो यील्ड क्या आ गई आपकी, यील्ड आ गई आपकी 7%, ठीक है। यहाँ पेमेंट क्या मिल रही थी, एनुअली कितनी पेमेंट मिल रही थी, $50, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं जनाब, यील्ड 5% है यानी $50, यहाँ कितनी है $70, ठीक हो गया। अब आगे चले, क्या हुआ नहीं समझ आई अभी तक, इंटरेस्ट रेट अप होने से बॉन्ड्स के ऊपर क्या हुआ, बॉन्ड्स मार्केट पे क्या इफेक्ट हुआ, इससे जानी ये हुआ कि आपका जो बॉन्ड है ना, आपका बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है, न्यू बॉन्ड्स अट्रैक्टिव हो गया। न्यू बॉन्ड क्यों अट्रैक्टिव हुआ, उस पर 7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, सॉरी यहाँ पे 7% का कूपन रेट मिल रहा था, और यील्ड उस पर वही 7% बन गई। अगर फेस वैल्यू उसकी 1000 रहती, $70, इस पर $50, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। किस शर्त पे लेगा, किस शर्त पे लेगा आपका बॉन्ड, अगर इसकी प्राइस को अगर आप कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, अगेन यूर बॉन्ड, ठीक है, यूर बॉन्ड, आपका बॉन्ड किस सूरत में बिकेगा, किस सूरत में वो अट्रैक्टिव होगा, आपका बॉन्ड उस सूरत में अट्रैक्टिव होगा कि जनाब इसका कूपन रेट तो वही है जो लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कूपन रेट क्या लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 5% का, ठीक है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। अब इसकी यील्ड जो है, इसकी यील्ड भी 7% करनी है, ठीक है, आपके बॉन्ड की यील्ड भी 7% करनी है, ठीक है, यानी $70, तब आपके बॉन्ड की वर्थ होगी, तब आपका बॉन्ड कोई लेगा। तो 7% यील्ड के लिए प्राइस बॉन्ड की, आपके बॉन्ड की प्राइस जो है वो गिरा दी जाती है, ठीक है, आपके बॉन्ड की प्राइस गिरा दी जाती है। तो ये आपके बॉन्ड की प्राइस बनेगी ऑलमोस्ट, यहाँ से ये 2% बढ़ गया, ठीक है, और ये हो गया तकरीबन आपका जो है 60 65 तकरीबन 130, तो ये हो गया तकरीबन आपका 870, ठीक है। ये अप डाउन हो सकती है यार, माजरत, ये मैं वैसे ज़बानी कर रहा हूँ अपने दिमाग के हिसाब से कैलकुलेशन, ठीक है, ये अपने दिमाग के हिसाब से कर रहा हूँ। आपके बॉन्ड की प्राइस 870 होगी तो आपके बॉन्ड की यील्ड भी उतनी ही होगी जितनी न्यू बॉन्ड की है, तब आपका बॉन्ड भी मार्केट में सेम वर्थ रखेगा, तब जाके कोई खरीदेगा, ठीक है। ये जो कहते हैं ना कि यील्ड बढ़ गई तो प्राइस डाउन हो गई, ये जो फिगर है कि यील्ड अप और प्राइस डाउन, यही नहीं समझ आ रहा था ना आपको, तो ये देखें यील्ड अप कहाँ हुई है, यहाँ, ठीक है, प्राइस डाउन कहाँ होगी, यहाँ, बन गया कनेक्शन। जब भी ये फैक्टर क्या आया मार्केट में, फैक्टर क्या आया, फैक्टर आया इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट
बढ़ने की वजह से न्यू बॉन्ड का जो था वो कूपन रेट बढ़ा, कूपन रेट बढ़ा तो न्यू बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, न्यू बॉन्ड की जब यील्ड बढ़ी तो पुराने की प्राइस गिर गई, राइट। तो ये सीन होता है जानी, पुराना बॉन्ड आपका कोई भी अब खरीदेगा, उसकी प्राइस लो हो गई है, और उसके बाद न्यू बॉन्ड्स कोई क्यों खरीदेगा, क्योंकि उस पर यील्ड ज़्यादा मिल रही है, तो अब आप वाले पे भी यील्ड सेम हो गई, तो दैट्स वाई व्हेन यील्ड गोज अप प्राइस गोज डाउन, ठीक है। ये मार्केट का मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पे अब डिमांड एंड सप्लाई रूल भी अप्लाई होगा, डिमांड एंड सप्लाई रूल दूसरा फैक्टर जो है वो भी समझ लें यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फैक्टर आपका क्या है जो इनको इफेक्ट करता है बॉन्ड मार्केट को, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपका बॉन्ड क्यों खरीदूं, मैं आपका बॉन्ड क्यों खरीदूं जब मुझे मार्केट में जो है ज़्यादा यील्ड वाला मिल रहा है, आप मुझे प्राइस कम दोगे तो मैं खरीदूंगा, ठीक है। आपको अपने बॉन्ड की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्राइस घटानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल भी इस पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि इन्वेस्टर अगर उसको नए बॉन्ड्स पे यील्ड ज़्यादा मिल रही है तो वो पुराने नहीं लेगा, तो पुराने की प्राइस गिरानी पड़ेगी, राइट। तो ये हो गया प्राइस, जब यील्ड ऊपर जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आती है। अब सेम इसी तरह एग्जांपल ले लेते हैं जनाब, अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट, यहाँ एग्जांपल ले ली मैंने उसकी डाउन की, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डाउन की एग्जांपल ले ली, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं पहले आपके बॉन्ड की, बड़ा मुश्किल होता है यार, काश यहाँ पे टच स्क्रीन होती, जल्दी जल्दी मैं लिख लेता। आपके बॉन्ड की बात हो रही है, कूपन रेट क्या था उसका, आपके बॉन्ड का कूपन रेट क्या था 5%, ठीक है। उसके बाद आपके जो है वो बॉन्ड की प्राइस क्या थी आपके, बल्कि यहाँ दूसरा हमने क्या लेके चल रहे थे, एक सेकंड यार, दूसरे नंबर पे यील्ड रख रहे थे, हाँ, ठीक है। आपके बॉन्ड के ऊपर जो यील्ड मिल रही थी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट गिरने से पहले, ठीक है, आपके बॉन्ड पे यील्ड भी मिल रही थी 5% की, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी यील्ड के बाद, प्राइस, ठीक है। तो आपके बॉन्ड की जनाब वो थी प्राइस $1000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हो गया इंटरेस्ट रेट, न्यू बॉन्ड्स की बात कर लें, ठीक है, न्यू बॉन्ड की बात कर लेते हैं। न्यू बॉन्ड मार्केट में आए अगले साल, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया कम, यानी कि कूपन रेट, ठीक है, कूपन रेट इफेक्टेड होगा, वो आ गया 3% पे। यहाँ कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट कोरिलेट करते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। कूपन रेट हो गया 3%, तो यील्ड क्या हो गई, सिंपली यील्ड 3% हो गई ना। दोबारा क्या कैलकुलेटर चलाएंगे, प्राइस क्या थी 1000, ठीक है। डिमांड किसकी बढ़ी, डिमांड बढ़ गई आपके बॉन्ड की, ये वाला हो गया लेस अट्रैक्टिव, आपका अट्रैक्टिव हो गया न्यू बॉन्ड, लेस अट्रैक्टिव, कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, ठीक है, कोई भी नहीं लेगा। यही थोड़ा सा केस अब समझ के आए ना, पूरी वीडियो जापान के ऊपर अप्लाई करें, यही केस अप्लाई करें जापान के ऊपर, यही बेसिकली यही ट्रंप चाहता है, ठीक है, ट्रंप यही चाहता है। क्या होगा, क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट गिराएगी फेड, ठीक है, तो जो न्यू बॉन्ड मार्केट में है उसके ऊपर यील्ड कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। पुराने बॉन्ड्स की तरफ जाने लगेंगे, ठीक है, पुराने बॉन्ड्स की तरफ जाने लगेंगे कि उसमें चले जाते हैं, उसमें जो है वो क्या कहते हैं जाके वो ले लेते हैं, यील्ड ज़्यादा ले लेते हैं, तो पुराने बॉन्ड्स जो है वो अट्रैक्टिव हैं, नए बॉन्ड्स लेस अट्रैक्टिव हैं। तो यहाँ पे क्या काम करेगी गवर्नमेंट कि जो आपके पुराने बॉन्ड है ना, ठीक है, पुराने बॉन्ड है आपकी, उसकी यील्ड 3% पे लाने के लिए ना उसकी प्राइस बढ़ा देंगे, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट, यहाँ पे नया केस बना लेते हैं ना, फिर दोबारा आपके बॉन्ड को मार्केट वर्थ पे लेके आना है, ठीक है, आपके बॉन्ड को मार्केट वर्थ पे लेके आना है। आपके बॉन्ड का कूपन रेट है 5%, ठीक है, यील्ड लेके आनी है आपके बॉन्ड की 3% पे, ठीक है। तो आपके बॉन्ड की प्राइस क्या करनी पड़ेगी, सिंपली 1150 करके देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ऑलमोस्ट इतनी ही आएगी, 1150 पे 3% यील्ड हो जाएगी। अब आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, जब आपके बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, आपका बॉन्ड की वर्थ भी वही हो गई जो न्यू बॉन्ड की वर्थ है। जब यील्ड कम हो गई दोनों के ऊपर, ये देख लें, जब दोनों के ऊपर यील्ड कम हो गई इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ नहीं रहेगा। इन्वेस्टर किधर जाएगा, स्टॉक्स के अंदर, क्रिप्टोस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द बेसिकली वर्क डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अराउंड ट्रंप, ठीक है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अराउंड द ट्रंप, ठीक है। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने जो है इंटरेस्ट रेट डाउन करवाया, ठीक है, क्यों, कि उसकी जो है वो बोरिंग कॉस्ट भी उसे कम पड़ गई, ठीक है, रीफाइनेंसिंग करा ली उसने, किस रेट पे, कम रेट पे, ठीक है। वहाँ से फेड्स ने भी क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, साथ से QE भी कर दिया आपकी, ठीक है, QE भी कर दी, कट भी कर दिया। स्टॉकर्स वापस यहाँ से निकल गए, किधर, वापस इसके अंदर, ये देखें राइट साइड पे S&P 500 के अंदर वापस, ठीक है। उसके बाद आपका नेस्डैक, डॉव, जो जहाँ से भाग के आए थे वापस वहीं के वहीं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त आपको सारा का सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे अगर
मैं चाहूँ तो जो है वो आपकी एक और एग्जांपल दूँ, लेकिन मेरे ख्याल इसके अंदर मैंने आपको बॉन्ड्स की प्राइस का और उसका यील्ड कैसे होती है, अप डाउन होती है, समझा दिया। यहाँ पे आपका जो है वो चल रहा है क्या कहते हैं, फेड का रेट क्या चल रहा है, फेड का तकरीबन 4.5 चल रहा है ना, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल स्टार्ट की थी 5% के हिसाब से, तो आप फेड के रेट के हिसाब से भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी आपका सारा का सारा बॉन्ड्स का टॉपिक, कि फेड्स का रेट बॉन्ड को कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट को कैसे इफेक्ट करेगा, स्टॉकर्स कैसे इसके अंदर आएंगे। मेरी जाने मन, इससे ज़्यादा सिंपल मैं नहीं समझा सकता था, अब तो समझ आ गया होगा ना, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ समझा दिया, कैसे बॉन्ड प्राइस ऊपर जाती है, कैसे बॉन्ड प्राइस नीचे आती है, कैसे बॉन्ड की यील्ड ऊपर जाती है, कैसे बॉन्ड की यील्ड नीचे आती है, ठीक है। एक और फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इफेक्ट करता है बॉन्ड की प्राइस को, ठीक है। बॉन्ड की यील्ड को और प्राइस को इफेक्ट करता है। बेसिकली इस वक्त जापान को इन्फ्लेशन ही इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन से क्या होगा, यील्ड जो है ऊपर, प्राइस जो है नीचे। क्यों, जवाब दें, पूछें 2 सेकंड के लिए अपने आप से, फ़ौरन जवाब मिल जाएगा। क्यों, वजह क्या बनेगी, आपका इन्फ्लेशन की सूरत में इंटरेस्ट रेट हाई, जब इंटरेस्ट रेट हाई तो आपका कूपन रेट भी हाई, जब कूपन रेट हाई तो आपकी यील्ड भी हाई, जब आपकी यील्ड हाई तो आपकी प्राइस डाउन, ठीक है। कौन से बॉन्ड की, पुराने बॉन्ड्स की, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, समझ गए। तो इन्फ्लेशन का फैक्टर भी इस पर इफेक्ट करता है। उसके बाद और क्या फैक्टर इसको इफेक्ट करेगा बॉन्ड्स मार्केट को, वो इफेक्ट करेगी क्रेडिबिलिटी, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। अभी जापान में क्या चल रहा है, बेसिकली क्रेडिबिलिटी का ही सवाल है, इसलिए नहीं जा रहे बॉन्ड्स के अंदर, कि पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं, पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, यील्ड इसीलिए जो है देखें, यील्ड वहाँ पे बढ़ी हुई है, ठीक है। प्राइस क्या हुई है बॉन्ड्स की, वो लो हुई है। रिस्क क्या है क्रेडिबिलिटी का, कि यार वाकई ही ये जो यील्ड है ये मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। इन्वेस्टर कह रहे हैं अगर हम अपना पैसा लेके जाएं तो, जब पैसा लेके जाएंगे ऑब्वियसली ये यील्ड और डिमांड करेंगे, वो और बढ़ाओ, ठीक है। जब यील्ड और ज़्यादा बढ़ेगी तो स्टॉक से और ज़्यादा पैसा निकलेगा, इकोनॉमी और ज़्यादा स्लो डाउन होगी, वहाँ तो कट करना पड़ जाएगा। फिर कट करते हैं तो ये इन्फ्लेशन जो है ओवरऑल ये और ज़्यादा वो हो जाएगी। यही तो इन्वेस्टर सोच रहा है कि इकोनॉमी हर तरीके से अनस्टेबल है, हर तरीके से अनस्टेबल है, हम इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे दें, हम इकोनॉमी को सपोर्ट कैसे दें जापान में, यही सवाल हो रहा है। तो इसलिए ट्रंप क्या चाहता है, अच्छा आर सपोर्ट की स्पेलिंग ठीक है, अच्छा ठीक है क्या नहीं है, यहाँ पे ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप ये चाहता है भाई, ट्रंप क्या चाहता है, ट्रंप को अपनी रीफाइनेंसिंग करवानी है, ठीक है, अपना रेट गिराना है। ट्रंप क्या चाहता है कि जापान टू सेल यूएस बॉन्ड्स, सबसे बड़ा बॉन्ड होल्डर है, यूएस बॉन्ड जो है उनको सेल कर दे मार्केट में। जब यूएस बॉन्ड मार्केट में आते हैं वाफर, तो क्या होगा, समझें बात को, पीछे लेके चलते हैं, बल्कि यहीं पे समझा देता हूँ, फिर लिख देता हूँ। जब मार्केट में बॉन्ड आएगा तो क्या होगा, सप्लाई, डिमांड और सप्लाई अप्लाई होगी, ठीक है। सप्लाई बढ़ गई, बॉन्ड की क्या होगा, प्राइस गिर गई, ठीक है। बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई, स्टॉकर कहाँ आ गए, सारे स्टॉकर्स आ गए बॉन्ड्स के अंदर, अट्रैक्टिव हो गया। स्टॉक मार्केट क्या की, क्रैश। जब स्टॉक मार्केट क्रैश की तो क्या हुआ, जीडीपी आपकी लो, ठीक है, जीडीपी लो हो गई आपकी। उसके बाद जीडीपी लो, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, ठीक है। यहां कौन आएगा बीच में, फेड, ठीक है, फेड आएगा बीच में। क्यों, फेड को ये जो यील्ड है इसको गिराना है, ताकि ये सारे के सारे हरामी वापस जाएं कहाँ, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। ये सारे के सारे वापस जाएं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बैंक्स की तरफ भी कोई ना आए। तो वो क्या करेगा, फेड अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको गिराएगा। जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ से कूपन रेट भी गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सारा का सारा जो है, अच्छा यहाँ पे रीफाइनेंसिंग भी कम रेट पे हो गई, ठीक है। उसके बाद जितना भी जो है वो स्टॉकर वापस स्टॉक मार्केट में चला गया, स्टॉक मार्केट फिर से राइज कर गई, ठीक है। उसके बाद जो फिक्स डिपॉजिटर बैठा हुआ है बैंक्स में, फिक्स डिपॉजिटर वो भी बैंक से निकला, ठीक है, किधर गया, वापस स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो में, क्रिप्टो में, राइट। अभी गोल्ड में नहीं आए, अभी गोल्ड में नहीं आए, अभी ऑयल में नहीं आए, कैसे आएंगे, ठीक है। इसका इस सारे जो सीन का होगा, फेड रेट कम करती है तो आगे क्या होगा, 2026 में इन्फ्लेशन, राइट। 2026 में क्या होगा, इन्फ्लेशन हाई, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश, फिर कहाँ आएगा पैसा, गोल्ड,
ठीक है। और कहाँ आएगा पैसा? ऑयल। तीसरा पैसा कहाँ आएगा? बीटीसी। ठीक है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये होंगी आपका सेफ हेवन। ठीक है, ये आपकी सारी सेफ हेवन। इसलिए कह रहा हूँ बीटीसी, जब ये स्टॉक मार्केट क्रैश होगी वक्ती तौर पे होगा बीटीसी, यहाँ ले आए, वक्ती तौर पे होगा बीटीसी, लेकिन उसके बाद बीटीसी वापस सेफ हेवन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे हुई हुई है क्यूई, राइट, क्वांटिटेटिव ईजिंग। वो पैसा कहाँ आएगा? बीटीसी में। ठीक है, ऑयल में, गोल्ड में। स्टॉक्स क्रैश करेंगे। क्यों क्रैश करेंगे? इन्फ्लेशन हाई होगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई होगा। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो स्टॉक्स लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे। तो ये तीन क्या हो गए? सेफ हेवंस ऐसी कंडीशन में। उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो क्या होगा? बॉन्ड मार्केट पढ़ रहे हैं ना, तो क्या होगा? बॉन्ड्स भी आपके सेफ हेवन। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा, ठीक है, तो आपका कूपन रेट भी हाई, आपकी यील्ड भी हाई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा एंड। ठीक है, मुझे मेरे घर जाना है। इससे इससे आसान नहीं समझाता, इससे आसान नहीं समझा सकता। बस हो गई मेरी, मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, खुदा की कसम, अगर मैं ये किसी को लेक्चर दे रहा होता ना, किसी कॉलेज में, किसी भी मैं CA वाले कॉलेज में दे रहा होता, वल्लाह इस लेक्चर के मैंने ना 3-4 लाख रुपए ले लेने से बैठ के इतनी देर के। ठीक है, क्या याद करोगे यार, क्या याद करोगे? ठीक है, फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, ले लें। ठीक है, तो याद किया करेंगे आप हमें। खैर जी, एक शेर के साथ इसको लेक्चर को एंड करते हैं। कदर करनी हो तो वक्त पर कर लेना, कदर करनी हो तो वक्त पर कर लेना। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। ठीक है, जब नहीं होंगे हम ना, तो कदर किया करेंगे, कदर किया करें यार। ठीक है, और लाइक, शेयर, रीपोस्ट, कमेंट सब कर दें अगर लेक्चर समझ आ गया हो, पसंद आ गया हो तो।